आज हमें बीएससी थर्ड ईयर के नाभिकीय भौतिकी पेपर के अंतर्गत रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसका गणितीय विश्लेषण करना है। उसके कंक्लूजन क्या हैं, किस प्रकार नाभिक का आकार प्राप्त किया गया, इन तथ्यों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हम रदरफोर्ड के परमाणु का जो मॉडल है उसका गणितीय विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो रदरफोर्ड ने विभिन्न प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर, यानी कि जब सवर्ण नाभिक पर एल्फा कणों का प्रक्षेपण किया और जो रिजल्ट निकाले, उनके आधार पर उन्होंने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला भाग परमाणु का नाभिक है, जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश पॉजिटिव चार्ज है वो केंद्रित होता है। इसका आकार 10⁻15 मीटर कोटि का होता है, यानी कि फर्मी की कोटि का होता है। यानी उदाहरण के रूप में यदि हम कहें तो जैसे फुटबॉल के मैदान में जो बॉल है, बॉल का जितना आकार है उतना ही आकार हम परमाणु में नाभिक का मान सकते हैं, यानी कि लाखों गुना छोटा है। 10⁻5 या 10⁻6 गुना मान सकते हैं परमाणु के सापेक्ष। दूसरा जो कंसेप्ट लिया, उसने लिया कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उनमें परमाणु का ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो इस प्रकार जो सरल मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें परमाणु के केंद्र पर छोटी सी जगह पर अधिकांश द्रव्यमान है तथा पॉजिटिव आवेश है प्लस Ze। उतना ही आवेश इसके चारों तरफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेंगे। जितने संख्या में पॉजिटिव आवेश है उतनी संख्या में नेगेटिव आवेश रहेगा। अतः इस मॉडल के अनुसार एल्फा कणों का प्रकीर्णन, एल्फा कणों जिनका हम आवेश प्लस Z1e मान रहे हैं, तथा सवर्ण नाभिक जिसका आवेश हम Z2e मान रहे हैं, के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। क्योंकि पॉजिटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है। एल्फा कण है वो पॉजिटिव चार्ज है, सवर्ण नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज होगी। एल्फा कण का पाथ है, उसका रास्ता है, मार्ग है, वो भी चेंज होता है। इस प्रकीर्णन में यह भी माना गया है कि एल्फा कणों का द्रव्यमान सोने के नाभिकों से काफ़ी कम होने के कारण सवर्ण नाभिक टक्कर के दौरान स्थिर होते हैं। चूँकि सवर्ण नाभिक का परमाणु क्रमांक 79 है, एल्फा कण हीलियम नाभिक हैं, तो हीलियम नाभिक की तुलना में सवर्ण नाभिक है वो काफ़ी भारी है। तो जो संघट्ट सिद्धांत है, जब प्रत्यास्थ टक्कर होती हैं और कोई हल्की वस्तु भारी वस्तु पर टक्कर करती है, प्रत्यास्थ टक्कर, तो टक्कर के पश्चात भारी वस्तु अपनी स्थिति चेंज नहीं करती, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, बल्कि यदि सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो हल्की वस्तु अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। इस संघट्ट सिद्धांत के अंतर्गत हमारा पढ़ा हुआ है। अतः प्रकीर्णन के कारण कूलाम प्रतिकर्षण बल का जो मान दिया जाएगा वो हो जाएगा कि बल F बराबर K यानी कि 1/4πε0 विद्युतशीलता है। नियतांक है 9×10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। तो K Z1e एक नाभिक का आवेश, Z2e/r² r यूनिट
वेक्टर। यहाँ पर r है वो अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य की दूरी है। अब हम मान लें कि जो श्रवण नाभिक है वो इस m पॉइंट पे है और जो अल्फा कण है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, PO डायरेक्शन में आ रहा है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश नहीं होता तो वो सीधा निकल जाता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है, अल्फा कण है वो भी पॉजिटिव आवेश है, इस कारण प्रतिकर्षण होगा और इसका जो पाथ है वो सीधा न होकर इस अत्य परिवलय के रूप में हो जाता है। PAR वाला पाथ है वो सिलेक्ट कर लेता है। तो इसका गणितीय विश्लेषण करने के लिए इस चित्र पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। माना श्रवण नाभिक है वो M बिंदु पर है, यहाँ पर ये M पॉइंट है। एक अल्फा कण अनंत पर स्थित बिंदु से, अब ये बिंदु P है अनंत पे इसलिए लिया गया है कि यदि हम अनंत दूरी लेंगे तो वहाँ पर स्थित विद्युत प्रतिकर्षण का मान 0 लेंगे, यानी कि माना कि वहाँ पर है ना श्रवण नाभिक के कारण कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। अतः बिंदु P से V0 प्रारंभिक वेग से PO के अनुदिश गति करता है। इस PO के अनुदिश गति कर रहा है। यदि M बिंदु पर Z2E आवेश नहीं होता, इस M पॉइंट पर Z2E आवेश नहीं होता तो अल्फा कण POB दिशा में सीधी गति कर जाता, लेकिन तथा उसकी यदि आवेश नहीं होता तो POB दिशा में गति करता तथा M बिंदु से जो न्यूनतम दूरी है वो MB बराबर स्मॉल b होती, M से MB बराबर स्मॉल b होती। अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा में, प्रारंभिक गति की दिशा POB है, से नाभिक की न्यूनतम दूरी को टक्कर प्राचल या संघट प्राचल कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो MB है वो स्मॉल b माना है, हमने MB बराबर स्मॉल b माना है। तो M बिंदु पर स्थित श्रवण नाभिक के द्वारा उत्पन्न प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण का पथ अति परवलय हो जाता है। जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वहाँ से प्रतिकर्षित होकर वो ये PAR दिशा में अति परवलयाकार पथ प्राप्त कर लेता है तथा वो PAR दिशा में चला जाता है। यहाँ A अति परवलय का शीर्ष है तथा AP तथा AR अति परवलय के अनंत स्पर्शी हैं। एंगल BOR बराबर थीटा, एंगल BOR प्रारंभिक दिशा तथा अंतिम दिशा के बीच का जो एंगल है थीटा वो प्रकीर्णन कोण है। यहाँ पर प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ माना गया है। ये जो संघट हुआ है इसको हम प्रत्यास्थ मानकर इसका गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं। अतः बिंदु P तथा A पर अल्फा कण को का कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से कि संघट से पहले का कोणीय संवेग है वो संघट से बाद के कोणीय संवेग के बराबर होगा। अतः P और A पर जो कोणीय संवेग है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कोणीय संवेग mv0b बराबर पॉइंट A पर हमने वेग v मान लिया तो mv इंटू ma। प्रारंभिक दिशा में नाभिक से जो दूरी थी वो b थी तो यहाँ पर ये b लिया गया है और चूंकि A पॉइंट की m से दूरी x मानी गई है तो x ले लिया तो mv0b बराबर mvx, इसे समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया। यहाँ पर m है वो अल्फा कण का द्रव्यमान माना गया है। v0 तथा v क्रमशः P तथा A पर अल्फा कण के वेग माने गए हैं। ma बराबर x लिया गया है। अतः P तथा A बिंदुओं पर ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है वो सेम रहेगा। अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार संघट से पूर्व यांत्रिक ऊर्जा बराबर संघट के पश्चात की यांत्रिक ऊर्जा।
अतः संघट से पहले की यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा थी वो 0 थी, तो 0 प्लस हाफ mv0 स्क्वायर बराबर ट्वाइस के z2e² अपॉन x प्लस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ अल्फा कण के लिए z1 बराबर 2 ले लिया गया है। अब समीकरण 1 से v का मान जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हाफ mv0 स्क्वायर बराबर हाफ mv0 स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस के z2e² बाई एक्स, जिससे हाफ mv0 स्क्वायर माइनस ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ट्वाइस के z2e² अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हाफ mv0 स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। लेफ्ट वाली टर्म में से हाफ mv0 स्क्वायर कॉमन में ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस 4 के z2e² अपॉन mv0 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। या इसको और सरल कर लें तो हमें प्राप्त हुआ कि बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस 4 के z2e² अपॉन mv0 स्क्वायर एक्स, समीकरण नंबर इसको हमने 3 दे दिया है। अब मान लिया कि ये जो राशि है 4 के z2e² अपॉन mv0 स्क्वायर इसको हमने j मान लिया, अतः बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस जे बाई एक्स। या अब एक्स से गुणा किए तो एक एक्स से बाहर ले लिया, एक एक्स से गुणा किया तो एक्स इंटू एक्स माइनस जे, इसे समीकरण 5 ले लिया, यानी बी स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस जे। अब हमें x की वैल्यू याद करनी है तो अतिपरवलय की ज्यामिति से x बराबर एम ए बराबर एम ओ प्लस ओ ए, बट परिभाषा के अनुसार अतिपरवलय की जो उत्केंद्रता होती है E वो 1 अपॉन कोस फाई, यानी प्रारंभिक दिशा में जो एंगल है तो उसके कोज्या के व्युत्क्रमानुपाती है E इक्वल टू 1 अपॉन कोस फाई। तो एम ओ बराबर उत्केंद्रता E इंटू ओ ए, जिससे x बराबर एम ओ प्लस एम ओ बाई ई, एम ओ कॉमन में आ गया 1 प्लस 1 बाई ई, या एम ओ कोष्टक 1 प्लस कोस फाई, इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 7। ट्राइंगल एम ओ बी से, ये जो ट्राइंगल है एम ओ बी से साइन फाई बराबर एम बी अपॉन एम ओ, जिससे एम ओ बराबर एम बी अपॉन साइन फाई, एम बी की वैल्यू है वो स्मॉल बी है तो बी अपॉन साइन फाई। अतः एम ओ का यह जो मान है वो हम समीकरण 7 में रखेंगे, जिससे एक्स बराबर बी अपॉन साइन फाई कोष्टक 1 प्लस कोस फाई, यहाँ x बराबर b अपॉन साइन फाई को हम 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2 के रूप में लिखेंगे, और 1 प्लस कोस फाई को भी 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 के रूप में लिखें, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है b इंटू कोस फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2। कोस अपॉन साइन कोट होता है तो इसे हम लिखेंगे b कोट फाई बाई 2। समीकरण नंबर 8 दे दिया है। अतः समीकरण जो 5 था बी स्क्वायर बराबर उसमें x की वैल्यू रख दी हमने b कोट फाई बाई 2 कोष्टक b कोट फाई बाई 2 माइनस जे, या b बराबर b कोट स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस जे कोट फाई बाई 2, जिससे जे कोट फाई बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर को b कोट स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस b। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो होगी j बराबर ट्वाइस बी कोट फाई, j बराबर ट्वाइस बी कोट फाई, समीकरण 9 दे दिया। तथा इस चित्र की ज्यामिति से हमें प्राप्त है कि थीटा प्लस 2 फाई बराबर है पाई, जिससे फाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, सो दैट कोट फाई बराबर हो जाएगा कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो सो दैट कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा टेन थीटा बाई 2।
अतः जे बराबर ट्वाइस बी, कोट फाई की जगह हम लिखेंगे tan थीटा बाई 2, जिससे b बराबर जे बाई 2, b बराबर जे बाई 2 कोट थीटा बाई 2, क्योंकि जब ये tan दूसरी साइड में जाएगा तो 1/tan थीटा बाई 2 होगा, और 1/tan है वो कोट होता है, तो b बराबर जे बाई 2 कोट थीटा बाई 2। यहाँ पर ये जो j है वो j की वैल्यू है 4kz2e²/mv0², तो j की वैल्यू ये रख ली जाएगी। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया है 10 नंबर दे दिया है, तथा ये समीकरण 10 है वो संघट प्राचल B तथा प्रकीर्णन कोण थीटा में संबंध व्यक्त करता है, संबंध दर्शाता है। यानी कि संघट प्राचल B है वो प्रकीर्णन कोण, अर्ध प्रकीर्णन कोण के कोट के समानुपाती होता है। इस समीकरण के अनुसार b के अधिक मान के लिए, जब b का अधिक मान होता है तो थीटा का मान कम होना चाहिए। यानी कि जब नाभिक से दूरी से गुजरता है तो उस समय प्रकीर्णन कोण का मान कम होगा, तथा b के कम मान के लिए थीटा का मान बढ़ता है। इसका अर्थ है कि b का मान कम होगा, यानी कि नाभिक के सिधाई में, नाभिक के सीध में जब एल्फा कण आएगा, निकटतम पहुंच की निकटतम उपगमन की दूरी कम है, तो उस स्थिति में प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ जाएगा, और जब b का मान 0 हो जाता है तो थीटा का मान पाई हो जाता है। अर्थात जब एल्फा कण नाभिक के एकदम सीध में स्ट्रेट फॉरवर्ड गति करता है तो उस स्थिति में b का मान 0 होगा। b का मान 0 होगा तो उस स्थिति में ये जो थीटा है इसका मान पाई होगा, अर्थात उस स्थिति में एल्फा कण है अपने प्रारंभिक मार्ग पर लौट आता है। अगले लेसन में, अगले टॉपिक में हम संघट प्राचल B और प्रकीर्णन कोण थीटा का अध्ययन करेंगे।